वो लड़की जो लड़का होने का नाटक करती थी। एक बार की बात है, एक सम्राट था जो एक महान विजेता था और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा देशों पर राज करता था। और जब भी वह किसी नए राज्य पर कब्जा करता था तो वह सिर्फ इस शर्त पर शांति प्रदान करता था कि राजा उसे 10 साल की सेवा के लिए अपने एक बेटे को सौंप दे। अब उसके राज्य की सीमा पर एक ऐसा देश था जिसका सम्राट अपने पड़ोसी की तरह ही बहादुर था, और जब तक वह जवान था तब तक वह हर युद्ध में विजयी रहा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसका सिर अभियान की योजनाएं बनाने से थक गया और उसके लोग घर पर रहकर अपने खेतों की जुताई करना चाहते थे, और अंत में उसे भी लगा कि उसे दूसरे सम्राट को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। लेकिन एक बात ने उसे इस कदम से रोक रखा था, जिसे वह दिन ब दिन और भी स्पष्ट रूप से देख रहा था कि यही एकमात्र संभव कदम था। उसका नया अधिपति उसके बेटों में से किसी एक की सेवा मांगेगा। और पुराने सम्राट का कोई बेटा नहीं था, केवल 3 बेटियां थीं। देखो वह किस ओर जाता है, उसके सामने बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था, और वह इतना उदास हो गया था कि उसकी बेटियां डर गईं और उन्होंने उसे खुश करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः एक दिन जब वे भोजन पर थे, तीनों में से सबसे बड़ी ने अपना सारा साहस जुटाया और अपने पिता से कहा, कौन सा गुप्त दुख तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या तुम्हारी प्रजा असंतुष्ट है, या हमने तुम्हें नाराज होने का कारण दे दिया है? तुम्हारी झुर्रियों को दूर करने के लिए हम खुशी खुशी अपना खून बहाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा जीवन तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और ये तुम जानते हो। मेरी बेटी, सम्राट ने उत्तर दिया, तुम जो कह रही हो वह सच है। तुमने मुझे कभी एक पल का भी दुख नहीं दिया, फिर भी अब तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। तुम में से कोई लड़का क्यों नहीं है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, उसने आश्चर्य से उत्तर दिया। हमें बताओ कि क्या गड़बड़ है, और यद्यपि हम लड़के नहीं हैं, फिर भी हम बिल्कुल बेकार भी नहीं हैं। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, मेरे प्यारे बच्चों? काटना, सिलना और बुनना, यही तुम्हारी सारी शिक्षा है। अब केवल एक योद्धा ही मुझे बचा सकता है, एक युवा दैत्य जो युद्ध कुल्हाड़ी चलाने में सक्षम है, जिसकी तलवार घातक प्रहार करती है। लेकिन तुम्हें इस समय बेटे की इतनी जरूरत क्यों है? हमें सब कुछ बताओ, अगर हम जान लेंगे तो मामला और बिगड़ नहीं जाएगा। तो सुनो मेरी बेटियों, और मेरे दुख का कारण जान लो। तुम लोगों ने सुना है कि जब तक मैं जवान थी तब तक कोई भी व्यक्ति मेरे विरुद्ध सेना लेकर नहीं आया, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन वर्षों ने मेरे खून को ठंडा कर दिया है और मेरी ताकत को पी लिया है। और अब हिरन जंगल में घूम सकता है, मेरे बाण कभी उसके हृदय को नहीं भेद पाएंगे। अजनबी सैनिक मेरे घरों में आग लगा देंगे और मेरे कुओं पर अपने घोड़ों को पानी पिलाएंगे, और मेरी भुजा उन्हें रोक नहीं पाएगी। नहीं, मेरा दिन बीत चुका है और वह समय आ गया है जब मुझे भी अपने शत्रु के जुए के नीचे अपना सिर झुकाना होगा। लेकिन उसे 10 साल की सेवा कौन देगा जो उस कीमत का हिस्सा है जो पराजित को चुकानी होगी? मैं करूंगी, सबसे बड़ी लड़की चिल्लाई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन उसके पिता ने केवल उदास होकर अपना सिर हिलाया। मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी, लड़की ने आग्रह किया। मुझे जाने दो, क्या मैं राजकुमारी नहीं हूँ और एक सम्राट की बेटी नहीं हूँ? तो फिर जाओ, उसने कहा। बहादुर लड़की का दिल खुशी से धड़कना बंद हो गया जब उसने अपनी तैयारियां शुरू की। वो एक पल के लिए भी शांत नहीं रही, बल्कि घर में नाचती रही, संदूकों और अलमारियों को उलट पलट कर देखती रही। उसने पूरे साल के लिए पर्याप्त सामान अलग रख लिया, सोने और कीमती पत्थरों से कढ़ाई किए हुए कपड़े और खाने पीने की बहुत सी चीजें। और उसने अस्तबल में सबसे जोशीला घोड़ा चुना, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और जिसका कोट चमक रहा था। जब उसके पिता ने उसे घोड़े पर सवार होकर दरबार में घूमते देखा तो उसने उसे बहुत सी बुद्धिमानी भरी सलाह दी कि उसे एक युवा पुरुष की तरह कैसे व्यवहार करना चाहिए जो वह दिखती है, और एक लड़की की तरह कैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया और उसने अपने घोड़े की रस्सा छुई। वह और उसका घोड़ा चांदी के कवच से लोगों की आंखों में चमक रहे थे जब वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह जल्द ही नजरों से ओझल हो गई,
और अगर कुछ मील चलने के बाद उसने अपने अनुरक्षक को अपने साथ आने की अनुमति नहीं दी होती तो बाकी की यात्रा उसे अकेले ही पूरी करनी पड़ती। लेकिन हालांकि उसकी बेटियों में से किसी को भी इस तथ्य के बारे में पता नहीं था, बूढ़ा सम्राट एक जादूगर था और उसने अपनी योजनाएं इसी के अनुसार बनाई थीं। वह बिना देखे ही अपनी बेटी को पकड़ने में कामयाब हो गया और एक नदी पर तांबे का पुल बना दिया जिसे उसे पार करना था। फिर खुद को एक भेड़िए में बदलकर वह एक मेहराब के नीचे लेट गया और इंतजार करने लगा। उसने अपना समय सही चुना था और लगभग आधे घंटे में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसके पैर पुल पर पहुंचने ही वाले थे, तभी एक बड़ा भूरा भेड़िया मुस्कुराते हुए दांतों के साथ राजकुमारी के सामने प्रकट हुआ। खून जमा देने वाली गहरी दहाड़ के साथ उसने खुद को ऊपर खींचा और उछलने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए का आना इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि लड़की लगभग स्तब्ध हो गई और उसने कभी उड़ने का सपना भी नहीं देखा जब तक कि घोड़ा हिंसक रूप से एक तरफ नहीं उछला। फिर उसने उसे घुमाया और उसे पूरी गति से आगे बढ़ाया, तब तक लगाम नहीं खींची जब तक कि उसने महल के दरवाजे अपने सामने उठते नहीं देखे। बूढ़ा सम्राट, जो बहुत पहले ही लौट आया था, उससे मिलने के लिए दरवाजे पर आया और उसके चमकते कवच को छूते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था मेरी बच्ची कि मक्खियां शहद नहीं बनाती। दिन बीतते गए और एक सुबह दूसरी राजकुमारी ने अपने पिता से विनती की कि उसे वह साहसिक कार्य करने की अनुमति दी जाए जिसमें उसकी बहन असफल रही थी। पिता ने अनिच्छा से उसकी बात सुनी। उसे यकीन था कि इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसने इतनी विनती की कि अंत में पिता ने सहमति दे दी और अपनी बाहें उठाकर वह घोड़े पर सवार होकर चली गई। लेकिन हालांकि अपनी बहन के विपरीत जब वह तांबे के पुल पर पहुंची तो भेड़िए के आने के लिए वह पूरी तरह तैयार थी। फिर भी उसने कोई ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाई और अपने घोड़े की गति से घर की ओर भागी। महल की सीढ़ियों पर उसके पिता खड़े थे और वह अभी भी डर से कांप रही थी और उसके पैरों पर घुटने टेक दिए उसने धीरे से कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था मेरी बच्ची कि हर पक्षी जाल में नहीं फंसता। तीनों लड़कियां महल में चुपचाप कुछ देर तक बैठी रहीं, कढ़ाई करती रहीं, कताई करती रहीं, बुनाई करती रहीं और अपने पक्षियों और फूलों की देखभाल करती रहीं। तभी एक सुबह सबसे छोटी राजकुमारी सम्राट के निजी कक्ष के दरवाजे पर पहुंची। मेरे पिता, अब मेरी बारी है। शायद मैं उस भेड़िए से बेहतर हो जाऊं। क्या तुम सोचती हो कि तुम अपनी बहनों से ज्यादा बहादुर हो, घमंडी छोटी? तुम तो मुश्किल से अपने लंबे कपड़े पीछे छोड़ कर आई हो। लेकिन उसे हंसी आने की परवाह नहीं थी और उसने जवाब दिया, पिताजी, आपके लिए मैं शैतान को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा या खुद शैतान बन जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं असफल रहा तो मैं अपनी बहनों से ज्यादा शर्मिंदा होकर घर लौटूंगा। सम्राट फिर भी हिचकिचाया, लेकिन लड़की ने उसे दुलारा और मनाया जब तक कि अंततः उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें जाना ही होगा। ये तो अभी देखना बाकी है कि इससे मुझे क्या हासिल होगा, सिवाय इसके कि जब मैं तुम्हें सिर झुकाए और आंखें जमीन पर टिकाए वापस आते देखूंगा तो शायद मुझे अच्छी हंसी आए। राजकुमारी ने कहा, सबसे अच्छा वह हंसता है जो अंत में हंसता है। अपनी बात मनवाने से खुश होकर राजकुमारी ने फैसला किया कि सबसे पहले उसे किसी बूढ़े सफेद बालों वाले बोयाड को ढूंढना चाहिए जिसकी सलाह पर वह भरोसा कर सके और फिर अपने घोड़े को चुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए वह सीधे अस्तबल में गई जहां साम्राज्य के सबसे खूबसूरत घोड़े चल रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे वह नहीं लगा जो वह चाहती थी। लगभग निराशा में वह सभी के आखिरी डिब्बे तक पहुंची जिसमें उसके पिता का पुराना युद्ध घोड़ा था, जो उसके पिता की तरह बूढ़ा और घिसा हुआ था, जो उदास होकर भूसे पर लेटा हुआ था। लड़की की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह उसे देखती रह गई। घोड़े ने अपना सिर उठाया, हल्की हिनहिनाई भरी और धीरे से कहा, तुम कोमल और दयनीय दिखते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम है जो तुम्हें मेरे प्रति कोमल बनाता है। वो कितने योद्धा थे और हमने साथ में कितने अच्छे पल बिताए। लेकिन अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं और मेरा मालिक मुझे भूल गया है और इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरा कोट फीका है या चमकीला।
फिर भी बहुत देर नहीं हुई है और अगर मेरी ठीक से देखभाल की जाए तो 1 हफ्ते में मैं अस्तबल में किसी भी घोड़े से होड़ कर सकता हूँ। और आपकी देखभाल कैसे की जाएगी? लड़की ने पूछा। मुझे सुबह शाम वर्षा के पानी से रगड़ना होगा, मेरे खराब दांतों के कारण मेरे जौ को दूध में उबालना होगा और मेरे पैरों को तेल से धोना होगा। मैं इस उपचार को आजमाना चाहूंगा क्योंकि इससे मेरी योजना को पूरा करने में आपकी मदद हो सकती है। तो फिर इसे आजमाओ, मालकिन, और मैं वादा करता हूँ कि आप कभी पछताओगी नहीं। अतः 1 सप्ताह के बाद घोड़ा एक सुबह अचानक अपने सभी अंगों में कंपन के साथ उठा, और जब कंपन समाप्त हो गया तो उसने पाया कि उसकी त्वचा दर्पण की तरह चमक रही थी, उसका शरीर तरबूज के समान मोटा था तथा उसकी चाल साबर के समान हल्की थी। फिर उसने राजकुमारी की ओर देखते हुए, जो सुबह सुबह अस्तबल में आ गई थी, प्रसन्नतापूर्वक कहा, मेरे स्वामी की बेटी के कदमों पर सफलता की प्रतीक्षा हो, क्योंकि उसने मुझे मेरा जीवन वापस दिया है। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, राजकुमारी, और मैं वह करूँगा। मैं सम्राट के पास जाना चाहता हूँ जो हमारे अधिपति हैं, और मेरे पास सलाह देने वाला कोई नहीं है। सभी सफ़ेद बालों वाले बोयाडों में से मुझे किसको सलाहकार चुनना चाहिए? यदि तुम मेरे पास हो तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा वैसे ही करूँगा जैसे मैंने तुम्हारे पिता की थी, बशर्ते तुम मेरी बात सुनो। मैं आपकी हर बात सुनूंगा। क्या आप 3 दिन में काम शुरू कर सकते हैं? घोड़े ने कहा, इसी क्षण, यदि आप चाहें तो। सम्राट की सबसे छोटी बेटी की तैयारियां उसकी बहनों की तुलना में बहुत कम और सरल थीं। उनमें केवल कुछ लड़के के कपड़े, थोड़ी मात्रा में लिनन और भोजन, और ज़रूरत पड़ने पर थोड़े पैसे शामिल थे। फिर उसने अपने पिता को विदा किया और चली गई। महल से 1 दिन की यात्रा के बाद वह तांबे के पुल पर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, घोड़े ने, जो एक जादूगर था, उसे चेतावनी दे दी थी कि उसके पिता उसकी हिम्मत को साबित करने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। फिर भी उसकी चेतावनी के बावजूद वह कांप उठी जब एक बहुत बड़ा भेड़िया, जो इतना दुबला पतला था मानो उसने 1 महीने तक उपवास किया हो, जिसके पंजे आरी जैसे हों और मुंह भट्टी जितना चौड़ा हो, दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। एक पल के लिए तो उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने घोड़े को हल्के से छूते हुए अपनी तलवार म्यान से निकाली और एक ही वार में भेड़िए का सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गई। जानवर ने तलवार देखी और पीछे हट गया, जो कि उसके लिए सबसे अच्छा काम था, क्योंकि अब लड़की का खून खौल रहा था और उसकी आंखों में युद्ध की रोशनी थी। फिर बिना इधर उधर देखे वह पुल पार कर गई। सम्राट को अपनी पहली जीत पर गर्व था, इसलिए उसने एक छोटा रास्ता चुना और 1 दिन की यात्रा के अंत में एक नदी के पास उसका इंतजार करने लगा, जिसके ऊपर उसने चांदी का पुल बनाया था। और इस बार उसने शेर का रूप धारण कर लिया। लेकिन घोड़े ने इस नए खतरे का अनुमान लगा लिया और राजकुमारी को इससे बचने का तरीका बताया। लेकिन जब हम सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं तो सलाह प्राप्त करना एक बात है, और जब कोई भयानक खतरा हमें डरा रहा हो तो उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी बात है। और अगर भेड़िए ने लड़की को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था, तो वह इस खूंखार शेर के बगल में एक मेमने की तरह लग रही थी। उसकी दहाड़ की आवाज से पेड़ कांपने लगे और उसके पंजे इतने बड़े थे कि उनमें से हर एक पंजे कटार के समान प्रतीत हो रहा था। राजकुमारी की सांसें चलती रहीं और उसके पैर रकाब में खड़खड़ाते रहे। अचानक उसे उस भेड़िए की याद आई जिसे उसने भगा दिया था और अपनी तलवार लहराते हुए वह शेर पर इतनी तेजी से झपटी कि उसे वार से बचने के लिए एक तरफ झुकने का भी समय नहीं मिला। फिर एक चमक की तरह वह इस पुल को भी पार कर गई। अब अपने पूरे जीवन में राजकुमारी का पालन पोषण इतनी सावधानी से हुआ था कि वो कभी महल के बगीचों से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए पहाड़ियों और घाटियों और झरझराती नदियों और लाख और ब्लैकबर्ड्स के गायन को देखकर वह आश्चर्य और खुशी से पागल हो जाती थी। वह नीचे उतरकर साफ तालाबों में अपना चेहरा धोना चाहती थी और शानदार फूल चुनना चाहती थी, लेकिन घोड़े ने नहीं कहा और अपनी गति तेज कर दी, न तो दाएं मुड़ा और न ही बाएं। योद्धाओं, उसने उससे कहा, केवल तभी आराम करो जब वे जीत हासिल कर लें। तुम्हें अभी एक और लड़ाई लड़नी है और यह सबसे कठिन है।
इस बार तीसरे दिन की यात्रा के अंत में उसका इंतजार न तो कोई भेड़िया कर रहा था और न ही कोई शेर, बल्कि 12 सिर वाला एक अजगर था, जिसके पीछे एक सुनहरा पुल था। राजकुमारी बिना कुछ देखे ही आगे बढ़ गई। तभी उसके पैरों के नीचे से अचानक धुएं और आग की लपटों का गुबार उठा, जिससे उसने नीचे देखा और देखा कि वह भयानक प्राणी मुड़ा हुआ और तड़प रहा था। उसके 12 सिर ऊपर उठे हुए थे, मानो उसे अपने बीच में जकड़ना चाहते हों। उसके हाथ से लगाम छूट गई और तलवार जो उसने अभी अभी पकड़ी थी, म्यान में वापस चली गई, परंतु घोड़े ने उसे किसी प्रकार का भय न होने दिया और प्रबल प्रयास के साथ वह सीधा बैठ गया और सीधे अजगर पर चढ़ गया। लड़ाई 1 घंटे तक चली और ड्रैगन ने उसे कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में एक सटीक दिशा में किए गए प्रहार से उसने एक सिर काट दिया और एक ऐसी दहाड़ के साथ जो आकाश को 2 टुकड़ों में चीरती हुई प्रतीत हुई। ड्रैगन वापस जमीन पर गिर गया और उसके सामने एक आदमी की तरह खड़ा हो गया। हालांकि घोड़े ने राजकुमारी को बताया था कि ड्रैगन वास्तव में उसका अपना पिता है, लेकिन लड़की ने शायद ही उस पर विश्वास किया था और परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। लेकिन उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम सबसे बहादुरों की तरह बहादुर हो और सबसे बुद्धिमानों की तरह बुद्धिमान हो। तुमने सही घोड़ा चुना है, क्योंकि उसकी मदद के बिना तुम झुके हुए सिर और झुकी हुई आंखों के साथ लौटती। तुमने मुझे यह उम्मीद दी है कि तुम जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा कर सकती हो, लेकिन मेरी सलाह को भूलने के लिए सावधान रहना और सबसे बढ़कर अपने घोड़े की सलाह को सुनना। जब उसने बोलना समाप्त किया तो राजकुमारी ने उसका आशीर्वाद लेने के लिए घुटने टेक दिए और वे अपने अपने रास्ते चले गए। राजकुमारी आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह उन पहाड़ों पर पहुंची जो दुनिया की छत को थामे हुए हैं। वहां उसकी मुलाकात 2 जिन्नों से हुई जो 2 साल से भयंकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक को दूसरे पर जरा भी फायदा नहीं मिला था। ये देखकर कि वे एक ऐसे युवक को देख रहे थे जो रोमांच की तलाश में था, एक लड़ाके ने आवाज लगाई, फेट फ्रोनज, मुझे मेरे दुश्मन से छुड़ाओ और मैं तुम्हें एक सींग दूंगा जिसे 3 दिन की यात्रा की दूरी तक सुना जा सकता है। जबकि दूसरा चिल्लाया, फेट फ्रोनज, इस बुटपस्त चोर को हराने में मेरी मदद करो और तुम मेरा घोड़ा सनलाइट पाओगे। उत्तर देने से पहले राजकुमारी ने अपने घोड़े से सलाह ली कि उसे कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, और उसने उसे उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का पक्ष लेने की सलाह दी जो सूर्य के प्रकाश का स्वामी था, उसका अपना छोटा भाई था और उससे भी अधिक सक्रिय था। अतः लड़की ने तुरंत दूसरे प्रतिभाशाली व्यक्ति पर हमला कर दिया और शीघ्र ही उसका सिर काट दिया। फिर जो विजयी रहा उसने उससे विनती की कि वो उसके साथ उसके घर चले और वो उसे सनलाइट सौंप देगा, जैसा कि उसने वादा किया था। अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ वापस आते देखकर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की मां बहुत खुश हुई और उसने राजकुमारी के लिए अपना सबसे अच्छा कमरा तैयार किया, जिसे इतनी थकान के बाद आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन लड़की ने कहा कि उसे पहले अपने घोड़े को उसके अस्तबल में आराम से रखना चाहिए, लेकिन यह वास्तव में केवल एक बहाना था, क्योंकि वह कई मामलों पर उससे सलाह लेना चाहती थी। लेकिन बूढ़ी औरत को शुरू से ही संदेह था कि जो लड़का उसके बेटे की मदद के लिए आया था वह छद्मवेश में लड़की थी, और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि वह बिल्कुल वैसी ही पत्नी है जिसकी उसे जरूरत है। बुद्धिमान व्यक्ति ने उपहास किया और पूछा कि कौन सी महिला का हाथ ऐसी तलवार चला सकता है, लेकिन उसके उपहास के बावजूद उसकी मां ने जिद की और जो उसने कहा उसके सबूत के तौर पर रात में उनके तकियों पर मुट्ठी भर जादुई फूल रखे, जो आदमी के स्पर्श से मुरझा जाते हैं, लेकिन एक महिला की उंगलियों में हमेशा ताज़ा रहते हैं। यह उसकी बहुत चतुराई थी, लेकिन दुर्भाग्य से घोड़े ने राजकुमारी को पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, और जब घर में सन्नाटा छा गया तो वह बहुत धीरे से उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के कमरे में चली गई और उसके मुरझाए हुए फूलों को अपने पास रखे फूलों से बदल दिया। फिर वह अपने बिस्तर पर वापस चली गई और गहरी नींद में सो गई। दिन निकलते ही बूढ़ी औरत अपने बेटे से मिलने दौड़ी और उसने देखा कि उसके हाथ में सूखे फूलों का गुच्छा है। वो फिर राजकुमारी के बिस्तर के पास गई, जो अभी भी मुरझाए हुए फूलों को पकड़े हुए सो रही थी।
लेकिन उसे अब और यकीन नहीं हुआ कि उसका मेहमान एक आदमी है और उसने अपने बेटे को बताया। इसलिए उन्होंने मिलकर उसके लिए एक और जाल बिछाया। नाश्ते के बाद प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपनी मेहमान को अपना हाथ दिया और उसे अपने साथ बगीचे में चलने के लिए कहा। कुछ देर तक वे फूलों को देखते रहे और प्रतिभाशाली व्यक्ति लगातार उसे अपनी पसंद के फूल चुनने के लिए कहता रहा। लेकिन राजकुमारी को एक जाल का संदेह हुआ और उसने पूछा कि वे बगीचे में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि पुरुषों के रूप में उन्हें अपने घोड़ों की देखभाल के लिए अस्तबल में रहना चाहिए। तब प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपनी मां से कहा कि वो बिल्कुल गलत थी और उसका उद्धारकर्ता निश्चित रूप से एक पुरुष था। लेकिन बूढ़ी महिला इस बात से सहमत नहीं थी। उसने कहा कि वह एक बार फिर कोशिश करेगी और उसके बेटे को अपने आगंतुक को शस्त्रागार में ले जाना चाहिए, जहां दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले हर तरह के हथियार लटके हुए थे, कुछ सादे और नंगे, दूसरे कीमती पत्थरों से सजे हुए, और उससे उनमें से एक चुनने की विनती करें। राजकुमारी ने उन्हें ध्यान से देखा और उनके ब्लेड के किनारों और बिंदुओं को महसूस किया। फिर उसने अपनी बैट पर एक पुरानी तलवार लटका दी, जिसमें एक घुमावदार ब्लेड था जो किसी प्राचीन योद्धा को गौरवान्वित करता। इसके बाद उसने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को सूचित किया कि वो अगले दिन सुबह जल्दी निकलेगी और अपने साथ सनलाइट को ले जाएगी। और मां के पास समर्पण के अलावा और कुछ नहीं था, हालांकि वह अभी भी अपनी राय पर अड़ी हुई थी। राजकुमारी सूर्य प्रकाश पर सवार हुई और उसे अपने स्पर से छुआ। तभी बूढ़ा घोड़ा, जो उसके बगल में सरपट दौड़ रहा था, अचानक बोला, अब तक मालकिन, आपने मेरी सलाह का पालन किया है और सब कुछ ठीक रहा है। एक बार फिर मेरी बात सुनो और जो मैं तुम्हें बताऊं वही करो। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब जब मेरी जगह लेने वाला कोई है तो मैं ये स्वीकार करता हूं, मुझे डर है कि मेरी ताकत मेरे सामने आने वाले काम के बराबर नहीं है। इसलिए मुझे घर लौटने की अनुमति दें और आप मेरे भाई की देखरेख में अपनी यात्रा जारी रखें। उस पर अपना विश्वास रखो जैसा कि तुमने मुझ पर रखा है और तुम कभी पछताओगी नहीं। सूर्य के प्रकाश में बुद्धि जल्दी आ गई है। हाँ, मेरे पुराने साथी, तुमने मेरी अच्छी सेवा की है और यह केवल तुम्हारी मदद से ही है कि मैं अब तक विजयी रहा हूँ। हालांकि मुझे विदा लेते हुए बहुत दुख हो रहा है, फिर भी मैं एक बार फिर तुम्हारी आज्ञा मानूंगा और तुम्हारे भाई की बात वैसे ही सुनूंगा जैसे मैं तुम्हारी सुनता हूँ। बस मेरे पास इस बात का सबूत होना चाहिए कि वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम करते हो। मैं तुमसे प्यार कैसे न करूं? सूर्य प्रकाश ने उत्तर दिया, तुम जैसे योद्धा की सेवा करने पर मुझे गर्व कैसे न हो। मुझ पर भरोसा करो मालकिन, और तुम्हें मेरे भाई की अनुपस्थिति का कभी अफसोस नहीं होगा। मुझे पता है कि हमारे रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम उनका सामना एक साथ करेंगे। फिर आंखों में आंसू भरकर राजकुमारी ने अपने बूढ़े घोड़े को विदा किया, जो तेजी से दौड़ता हुआ उसके पिता के पास लौट आया। वो कुछ ही मील आगे बढ़ी थी कि उसे सड़क पर एक सुनहरा कलपड़ा दिखाई दिया। घोड़े की जांच करते हुए उसने पूछा कि क्या इसे ले जाना बेहतर होगा या ऐसे ही रहने देना। सूर्य प्रकाश ने कहा, यदि तुम इसे ले लोगी तो तुम्हें पश्चाताप होगा, और यदि तुम इसे नहीं लोगी तो भी तुम्हें पश्चाताप होगा, इसलिए इसे ले लो। इस पर लड़की घोड़े से उतरी और सुरक्षा के लिए कल उठाकर अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। वे पहाड़ियों से गुजरे, वे पर्वतों से गुजरे, वे घाटियों से गुजरे, अपने पीछे घने जंगल और फूलों से लदे खेत छोड़ते गए, और अंततः वे अधिपति के दरबार में पहुंचे। वो अपने सिंहासन पर बैठा था, उसके चारों ओर दूसरे सम्राटों के बेटे थे, जो उसके लिए दूत के रूप में काम करते थे। ये युवा अपने नए साथी का अभिवादन करने के लिए आगे आए और आश्चर्य व्यक्त किया कि वे उसके प्रति इतने आकर्षित क्यों थे। हालांकि उसके पास बात करने और अपना डर छुपाने का समय नहीं था। राजकुमारी को सीधे सिंहासन के पास ले जाया गया और धीमी आवाज में उसे अपने आने का कारण बताया गया। सम्राट ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और खुद को इतना बहादुर और आकर्षक जागीरदार पाकर भाग्यशाली बताया और राजकुमारी से विनती की कि वह उसके साथ रहे। हालांकि वो अन्य पृष्ठों के प्रति अपने व्यवहार में बहुत सावधान थी, जिनके जीवन का तरीका उसे पसंद नहीं था। हालांकि एक दिन
वो मिठाइयाँ बनाकर खुद को खुश कर रही थी जब दो युवा राजकुमारों ने उससे मिलने के लिए अंदर झांका। उसने उन्हें कुछ खाना दिया जो पहले से ही मेज पर रखा हुआ था, और उन्हें यह इतना स्वादिष्ट लगा कि उन्होंने एक निवाला खोने से बचने के लिए अपनी उंगलियां भी चाट लीं। बेशक उन्होंने अपनी खोज की खबर अपने तक ही नहीं रखी, लेकिन अपने सभी साथियों को बताया कि वे अभी अभी अपने जन्म के बाद से सबसे अच्छा रात का खाना खा रहे हैं। और उस पल से राजकुमारी को कोई चैन नहीं मिला जब तक कि उसने उन सभी के लिए रात का खाना बनाने का वादा नहीं किया। अब ऐसा हुआ कि निश्चित दिन पर महल के सभी रसोई नशे में धुत हो गए और आग जलाने वाला कोई नहीं था। जब पेजों को इस चौंकाने वाली स्थिति के बारे में पता चला तो वे अपने साथी के पास गए और उससे बचाव के लिए आग्रह किया। राजकुमारी को खाना बनाने का शौक था और वह बहुत ही नेकदिल भी थी, इसलिए उसने एप्रन पहना और बिना देर किए रसोई में चली गई। जब खाने की चीजें सम्राट के सामने रखी गईं तो उसे वो इतनी अच्छी लगी कि उसने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खा लिया। अगली सुबह जैसे ही वह उठा उसने अपने मुख्य रसोइये को बुलाया और उससे कहा कि वह पहले की तरह ही व्यंजन बनाकर लाए। रसोइया इस आदेश से डर गया जिसे वह जानता था कि वह पूरा नहीं कर सकता, अपने घुटनों पर गिर गया और सच कबूल कर लिया। सम्राट इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह डांटना ही भूल गया, और जब वह इस मामले पर सोच रहा था तो उसके कुछ पन्ने आए और कहा कि उनके नए साथी को ये शेखी बघारते सुना गया है कि वह जानता है कि इलियाने कहाँ मिलेगा, उस गीत का प्रसिद्ध इलियाने जो इस प्रकार शुरू होता है, सुनहरे बाल खेत-हरे हैं। और उन्हें पक्का पता था कि उसके बालों का एक हिस्सा उसके पास है। जब सम्राट ने ये सुना तो उसने उस पृष्ठ को अपने समक्ष लाने की इच्छा व्यक्त की, और जैसे ही राजकुमारी ने उसके बुलाने का पालन किया उसने अचानक उससे कहा, फेट फ्रूनस, तुमने मुझसे यह बात छिपाई कि तुम सुनहरे बालों वाली इलियाने को जानते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपने बाकी सभी पन्नों से ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है। फिर राजकुमारी को उसके गले में पहना हुआ सुनहरा घुंघरू दिखाने के बाद उसने कहा, मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी भी तरह से मुझे इस ताले के मालिक को नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा सिर उसी जगह काट दूंगा जहां तुम खड़ी हो। अब जाओ। बेचारी लड़की ने व्यर्थ ही यह समझाने की कोशिश की कि बालों का गुच्छा उसके पास कैसे आया। सम्राट ने कुछ भी नहीं सुना और झुककर वो उसके सामने से चली गई और सूर्य प्रकाश से परामर्श करने चली गई कि उसे क्या करना है। उसके पहले शब्दों पर वह खुश हो गई। डरो मत मालकिन, कल रात ही मेरा भाई मुझे सपने में दिखाई दिया और उसने मुझे बताया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति इलियाने को उठा ले गया है जिसके बाल तुमने रास्ते में उठाए थे। लेकिन इलियाने ने कहा कि उसके अपहरणकर्ता से शादी करने से पहले उसे उसके सभी घोड़ों का समूह उपहार के रूप में लाना होगा। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो प्यार में पागल है, रात दिन बस यही सोचता रहता है कि यह कैसे किया जा सकता है, और इस बीच वह समुद्र के द्वीप दलदल में बिल्कुल सुरक्षित है। सम्राट के पास वापस जाओ और उससे कीमती माल से भरे 20 जहाज मांगो। बाकी सब तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। ये सलाह सुनकर राजकुमारी तुरंत सम्राट के समक्ष गई। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दीर्घायु हों। उसने कहा, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि यदि आप मुझे 20 जहाज दें और उनमें अपने राज्य का सबसे कीमती सामान लाद दें तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकती हूँ। सम्राट ने कहा, यदि तुम मुझे सुनहरे बालों वाली इलियाने ला दोगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो मेरे पास है। जहाज जल्दी ही तैयार हो गए और राजकुमारी सबसे बड़े और बेहतरीन जहाज में सवार हो गई, उसके साथ सूर्य प्रकाश भी था। फिर बाल फैलाए गए और यात्रा शुरू हुई। 7 सप्ताह तक हवा उन्हें सीधे पश्चिम की ओर उड़ाती रही और एक सुबह उन्हें समुद्र के द्वीपीय दलदल का नजारा दिखाई दिया। उन्होंने एक छोटी सी खाड़ी में लंगर डाला और राजकुमारी ने सूर्य के प्रकाश के साथ जहाज से उतरने की जल्दी की, लेकिन जहाज छोड़ने से पहले उसने अपनी कमर में कीमती पत्थरों से सजी सोने की एक जोड़ी चप्पलें बांध लीं। फिर सूर्य के प्रकाश पर सवार होकर वह तब तक घूमती रही जब तक कि वह कई महलों के पास नहीं पहुंच गई जो टिका पर बने थे ताकि वे हमेशा सूर्य की ओर मुड़ सकें। इनमें से सबसे शानदार खजाने की रखवाली 3 गुलामों द्वारा की जा रही थी, जिनकी लालची निगाहें चप्पलों के चमकते हुए सोने पर टिकी हुई थीं।
वे इन खजानों के मालिक के पास पहुंचे और पूछा कि वह कौन है। राजकुमारी ने जवाब दिया, एक व्यापारी जो किसी तरह अपना रास्ता भूल गया था और समुद्र के द्वीप दलदल में खो गया था। यह न जानते हुए कि उसे प्राप्त करना उचित था या नहीं, दास अपनी मालकिन के पास लौट आए और उसे वह सब बताया जो उन्होंने देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने महल की छत से व्यापारी को देख पाती। सौभाग्य से उसका जेलर दूर था, जो हमेशा घोड़ियों के स्टड को पकड़ने की कोशिश करता रहता है, इसलिए फिलहाल वह स्वतंत्र और अकेली थी। दासों ने अपनी कहानी इतनी अच्छी तरह बताई कि उनकी मालकिन ने किनारे पर जाकर खुद उन खूबसूरत चप्पलों को देखने की जिद की। वे उसकी उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर थीं, और जब व्यापारी ने उसे जहाज पर आने और कुछ ऐसी चप्पलों का निरीक्षण करने के लिए कहा जो उसे और भी अच्छी लगी, तो उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उसने मना नहीं किया और वह चली गई। जहाज पर सवार होकर वह वहां रखी सभी कीमती चीजों को पलटने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि पाल फैले हुए हैं और वे हवा के साथ उड़ रहे हैं, और जब उसे पता चला तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई। हालांकि उसने दूसरी बार बंदी बनाए जाने पर रोने और विलाप करने का नाटक किया। इस तरह वे सम्राट के दरबार में पहुंचे। वे बस उतरने ही वाले थे, तभी उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की मां उनके सामने खड़ी हो गई। उसे पता चल गया था कि इलियाने एक व्यापारी के साथ उसकी जेल से भाग गई थी, और चूंकि उसका बेटा अनुपस्थित था, इसलिए वह खुद उसका पीछा करने आई थी। नीले पानी पर कदम रखते हुए, लहर से लहर पर उछलते हुए, एक पैर आसमान की ओर और दूसरा झाग में टिकाए हुए, वह उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब वे जहाज से किनारे पर उतरे तो आग और ज्वाला उगल रही थी। एक नज़र ने इलियाने को बता दिया कि वह भयानक बूढ़ी औरत कौन थी, और उसने जल्दी से अपने साथी से फुसफुसाकर कहा। बिना कुछ कहे राजकुमारी ने उसे सनलाइट की काठी में घुमाया, और उसके पीछे छलांग लगाते हुए वे एक पल में भाग गए। जब वे शहर के पास पहुंचे तो राजकुमारी ने झुककर सूर्य प्रकाश से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसने कहा, अपना हाथ मेरे बाएं कान में डालो और एक नुकीला पत्थर निकालो, जिसे तुम्हें अपने पीछे फेंकना होगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ उगाया। उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की मां ने उस पर चढ़ना शुरू कर दिया, और हालांकि वे तेजी से सरपट दौड़ रहे थे, लेकिन वह उससे भी ज्यादा तेज थी। उन्होंने उसे तेजी से आते हुए सुना, और फिर राजकुमारी ने झुककर पूछा कि अब क्या करना है। अपना हाथ मेरे दाहिने कान में डालो, घोड़े ने कहा, और वहां जो ब्रश मिलेगा उसे अपने पीछे फेंक दो। राजकुमारी ने वैसा ही किया, और उनके पीछे एक बड़ा जंगल उगाया, और उसके पत्ते इतने घने थे कि एक बिच्छू भी उसमें से नहीं निकल सकता था। लेकिन बूढ़ी औरत ने शाखाओं को पकड़ लिया और खुद को एक बंदर की तरह एक से दूसरे पर फेंक दिया, और हमेशा वह करीब आती रही, हमेशा हमेशा, जब तक कि उनके बाल उसके मुंह की लपटों से झुलस नहीं गए। फिर निराशा में राजकुमारी फिर से नीचे झुकी और पूछा कि क्या अब और कुछ नहीं किया जा सकता, और सनलाइट ने उत्तर दिया, जल्दी जल्दी, इलियाने की उंगली से सगाई की अंगूठी उतारो और उसे अपने पीछे फेंक दो। इस बार पत्थर की एक बड़ी मीनार उभरी, जो हाथी दांत की तरह चिकनी और स्टील की तरह सख्त थी, जो स्वर्ग तक पहुंचती थी। और प्रतिभा की मां ने क्रोध से चीख मारी, ये जानते हुए कि वह न तो उस पर चढ़ सकती है और न ही उसके पार जा सकती है। लेकिन वह अभी भी हारी नहीं थी, और खुद को संभालते हुए उसने एक असाधारण छलांग लगाई, जो उसे मीनार के शीर्ष पर ले गई, ठीक इलियाने की अंगूठी के बीच में, जो वहां पड़ी थी, और उसे कसकर पकड़ लिया। केवल उसके पंजे ही युद्ध की दीवारों को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी डायन ने वह सब किया जो किया जा सकता था, लेकिन उसके मुंह से निकली आग भगोड़ों तक नहीं पहुंची। हालांकि उसने ज्वालामुखी की लपटों की तरह मीनार के चारों ओर 100 मील तक के इलाके को तबाह कर दिया। फिर खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश में उसके हाथ ढीले पड़ गए, और मीनार के नीचे गिरकर वो टुकड़ों में टूट गई। जब उड़ती राजकुमारी ने देखा कि क्या हुआ था, तो वह सूर्य के प्रकाश के अनुसार उस स्थान पर वापस गई और अपनी उंगली मीनार के शीर्ष पर रख दी, जो धीरे धीरे धरती में सिमट रही थी। एक पल में मीनार गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं, और उसकी जगह राजकुमारी की उंगली थी जिसके चारों ओर एक अंगूठी थी।
सम्राट ने इलियाने का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया और पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। लेकिन इलियाने को ये बात पसंद नहीं आई। जब वो महल या बगीचों में घूमती तो उसका चेहरा उदास रहता और वह सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जबकि अन्य लड़कियां अपनी मर्जी से काम करती हैं, वो हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन रहती है जिससे वो नफरत करती है। इसलिए जब सम्राट ने उसे अपने सिंहासन में हिस्सा लेने के लिए कहा तो इलियाने ने उत्तर दिया, महान महाराज, मैं तब तक विवाह के बारे में नहीं सोच सकता जब तक कि मेरे घोड़े पूरी साज सज्जा के साथ मेरे पास नहीं आ जाते। जब सम्राट ने ये सुना तो उसने एक बार फिर फेटफ्रूनस को बुलाया और कहा, फेटफ्रूनस, मेरे लिए तुरंत घोड़ियों का स्टड लाओ, उनके सारे साज सामान के साथ। अगर नहीं तो तुम्हारे सिर की कीमत चुकानी पड़ेगी। महान सम्राट, मैं आपके हाथ चूमता हूँ। मैं अभी अभी आपका आदेश पूरा करके लौटा हूँ और देखिए, आप मुझे दूसरे काम पर भेज रहे हैं और उसकी पूर्ति के लिए अपना सिर दांव पर लगा रहे हैं, जबकि आपका दरबार वीर युवकों से भरा हुआ है जो उनकी शान जीतने के लिए तरस रहे हैं। वे कहते हैं कि आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो फिर यह काम उनमें से किसी को क्यों नहीं सौंप देते? मैं इन घोड़ियों को कहाँ से ढूंढूं जिन्हें मैं आपके पास लाने वाला हूँ? मैं कैसे जान सकता हूँ? वे स्वर्ग या पृथ्वी पर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वे जहाँ कहीं भी हों, आपको उन्हें खोजना ही होगा। राजकुमारी ने सिर झुकाया और सूर्य प्रकाश से सलाह लेने चली गई। जब वह अपनी कहानी बता रही थी तो सूर्य प्रकाश ने ध्यान से सुना और फिर कहा, जल्दी से 9 भैंसों की खालें ले आओ, उन पर खूब तारकोल लगाओ और मेरी पीठ पर रख दो। डरो मत, इसमें भी तुम सफल हो जाओगे, लेकिन अंत में बादशाह की इच्छाएं ही उसका नाश करेंगी। भैंस की खालें जल्दी ही मिल गईं और राजकुमारी सनलाइट के साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां घोड़ियां चल रही थीं। यहाँ वो बुद्धिमान व्यक्ति जो इलियाने को ले गया था, इधर उधर भटक रहा था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें कैसे पकड़ा जाए। इस बीच उसे विश्वास था कि इलियाने उस महल में सुरक्षित है जहां उसने उसे छोड़ा था। जैसे ही राजकुमारी ने उसे देखा, उसने जाकर उसे बताया कि इलियाने भाग गया है और उसकी माँ उसे वापस पकड़ने के प्रयास में क्रोध से मर गई है। इस खबर पर प्रतिभाशाली व्यक्ति पर अंधा क्रोध हावी हो गया और वह पागलों की तरह राजकुमारी पर टूट पड़ा, जो पूरी शांति के साथ उसके हमले का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अपनी तलवार को हवा में ऊंचा उठाए हुए सनलाइट ने उसके सिर के ठीक ऊपर छलांग लगाई, जिससे तलवार बेअसर हो गई। और जब राजकुमारी ने अपनी बारी में हमला करने की तैयारी की तो घोड़ा अपने घुटनों पर बैठ गया, जिससे ब्लेड प्रतिभाशाली व्यक्ति की जांघ में जा घुसा। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि ऐसा लग रहा था मानो धरती उनके नीचे से निकल जाएगी और 20 मील तक जंगल में रहने वाले जानवर अपनी गुफाओं में शरण लेने के लिए भाग गए। अंत में जब उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई तो बुद्धिमान ने एक पल के लिए अपनी तलवार नीचे कर ली। राजकुमारी ने अपना मौका देखा और अपने हाथ के एक झटके से अपने दुश्मन का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। लंबे संघर्ष से अभी भी कांपते हुए वह मुड़ी और घास के मैदान में चली गई जहां स्टड चल रहे थे। सूर्य प्रकाश की सलाह पर उसने ध्यान रखा कि वे उसे न देखें और एक घने पेड़ पर चढ़ गई जहां वह खुद को देखे बिना देख और सुन सकती थी। फिर उसने हिनहिनाया और घोड़ियां सरपट दौड़ती हुई आईं, नए आने वाले को देखने के लिए उत्सुक सभी घोड़ों को छोड़कर, जो अजनबियों को पसंद नहीं करता था और सोचता था कि वे जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। जब सूर्य प्रकाश अपनी जगह पर खड़ा था तो उसे दिए गए ध्यान से बहुत प्रसन्न था। यह उदास प्राणी अचानक आगे बढ़ा और इतनी हिंसक रूप से काटा कि अगर 9 भैंस की खालें न होती तो सूर्य प्रकाश का अंतिम क्षण आ जाता। जब लड़ाई खत्म हुई तो भैंस की खालें रिबन में थीं और पीटा हुआ जानवर घास पर दर्द से तड़प रहा था। अब कुछ भी करने को नहीं बचा था सिवाय इसके कि पूरे घोड़े को सम्राट के दरबार में ले जाया जाए। इसलिए राजकुमारी पेड़ से उतरी और सनलाइट पर सवार हो गई, जबकि घोड़ा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। घायल घोड़ा उसके पीछे पीछे चल रहा था। महल में पहुंचकर उसने घोड़े को एक यार्ड में पहुंचाया और सम्राट को अपने आगमन की सूचना देने गई।
खबर तुरंत इलियाने को बताई गई, जो दौड़कर नीचे गई और एक एक करके सभी घोड़ियों को अपने पास बुलाया, हर घोड़ी को उसके नाम से। और उसे देखते ही घायल घोड़ी ने खुद को झट से हिलाया और एक पल में उसके घाव ठीक हो गए और उसकी चमकदार त्वचा पर एक भी निशान नहीं था। इस समय तक सम्राट को पता चल गया था कि वह कहाँ है, इसलिए वह उसके साथ आंगन में आ गया और उसके अनुरोध पर घोड़ियों को दूध पिलाने का आदेश दिया, ताकि वह दोनों दूध में नहा सकें और हमेशा के लिए बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन उन्होंने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया और राजकुमारी को ये सेवा करने का आदेश दिया। इस पर लड़की का दिल उसके भीतर उमड़ आया। सबसे कठिन काम हमेशा उसे दिए जाते थे और 2 साल पूरे होने से बहुत पहले वह थक जाती और बेकार हो जाती। लेकिन जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे थे तो एक भयानक बारिश हुई, जैसी किसी आदमी ने पहले कभी नहीं देखी थी, और इतनी तेज हो गई कि घोड़ियां पानी में घुटनों तक खड़ी हो गईं। फिर अचानक बारिश रुक गई और देखो, पानी बर्फ बन गया था, जिसने जानवरों को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ रखा था। और राजकुमारी का दिल फिर से हल्का हो गया और वह उन्हें दूध पिलाने के लिए खुशी से बैठ गई, जैसे कि उसने अपने जीवन की हर सुबह यही किया हो। इलियाने के लिए सम्राट का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा शादी टालने के लिए कोई न कोई बहाना तैयार रखती थी। आखिरकार जब वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुकी थी तो उसने एक दिन सम्राट से कहा, महाराज, मुझे बस एक और मांग पूरी करने दीजिए और फिर मैं आपसे सचमुच शादी करूंगी, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है। मेरे सुंदर कबूतर, सम्राट ने उत्तर दिया, मैं और मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, इसलिए अपनी इच्छा पूछो और वह तुम्हें मिल जाएगी। तो फिर मुझे पवित्र जल की एक कुप्पी ला दो, उसने कहा, जॉर्डन नदी के पार एक छोटे से चर्च में रखा है और मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तब सम्राट ने फेटफ्रोनस को आदेश दिया कि वे बिना देर किए जॉर्डन नदी पर जाएं और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, इलियाने के लिए पवित्र जल लेकर आएं। मेरी मालकिन, सनलाइट ने उसे काठी लगाते समय कहा, ये तुम्हारा आखिरी और सबसे कठिन काम है। लेकिन डरो मत, क्योंकि बादशाह का समय आ गया है। इसलिए वे चल पड़े और घोड़े ने, जो कि कोई जादूगर नहीं था, राजकुमारी को बताया कि उसे पवित्र जल कहाँ खोजना है। यह एक छोटे से चर्च की वेदी पर रखा है, उसने कहा, और इसकी रखवाली ननों की एक टुकड़ी करती है। वे रात हो या दिन कभी नहीं सोती, लेकिन कभी कभी एक साधु उनसे मिलने आता है और उससे वे कुछ ऐसी बातें सीखती हैं जो उन्हें जानना जरूरी है। जब ऐसा होता है तो एक समय में केवल एक ही नन पहरे पर रहती है, और अगर हम इतने भाग्यशाली रहे कि इस पल को पा गए तो हम तुरंत फूलदान पा सकते हैं, अगर नहीं तो हमें साधु के आने का इंतजार करना होगा, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, क्योंकि पवित्र जल प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है। वे जॉर्डन नदी के उस पार चर्च के पास पहुंचे और उन्हें बहुत खुशी हुई जब उन्होंने देखा कि साधु दरवाजे पर आ गया है। उन्होंने उसे अपने आसपास की भिक्षुनियों को बुलाते हुए सुना और देखा कि वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई हैं। उनके बीच में साधु भी था, एक को छोड़कर बाकी सभी, जो कि रिवाज के अनुसार पहरे पर था। साधु को बहुत कुछ कहना था और दिन बहुत गर्म था, इसलिए भिक्षुनी अकेले बैठे बैठे थक गई और सीधे दहलीज पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। फिर सूर्य प्रकाश ने राजकुमारी को बताया कि उसे क्या करना है, और लड़की ने धीरे से सोती हुई नन के ऊपर से कदम बढ़ाया और एक बिल्ली की तरह अंधेरे गलियारे में रेंगती हुई, अपनी उंगलियों से दीवार को टटोलती हुई, कहीं वह किसी चीज पर गिर न जाए और शोर से सब कुछ बर्बाद न कर दे। लेकिन वह सुरक्षित वेदी पर पहुंच गई और उस पर पवित्र जल का कलश खड़ा पाया। उसने इसे अपनी पोशाक में डाल लिया और उसी सावधानी से वापस चली गई जिस तरह से वह आई थी। एक छलांग के साथ वह काठी में बैठ गई और लगाम को पकड़ते हुए सूर्य प्रकाश को आदेश दिया कि वह उसे जितनी तेजी से ले जा सके उतनी तेजी से घर ले जाए। उड़ते हुए खुरों की आवाज सुनकर भिक्षुनी जाग गई। वह तुरंत समझ गई कि कीमती खजाना चोरी हो गया है, और उसकी चीखें इतनी तेज और चुभने वाली थीं कि बाकी सभी लोग ये देखने के लिए भागे कि मामला क्या है। साधु उनके पीछे पीछे गया, लेकिन ये देखकर कि चोर को पकड़ना असंभव था,
वह अपने घुटनों पर गिर गया और उसके सिर पर अपना सबसे घातक श्राप दिया, प्रार्थना करते हुए कि अगर चोर एक पुरुष है तो वह एक महिला बन जाए, और अगर वह एक महिला है तो वह एक पुरुष बन जाए। दोनों ही मामलों में उसने सोचा कि सजा कड़ी होगी, लेकिन दंड ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग हमेशा सहमत नहीं होते हैं, और जब राजकुमारी को अचानक महसूस हुआ कि वह वास्तव में वह पुरुष है जिसका वह दिखावा कर रही थी, तो वह बहुत खुश हुई, और यदि साधु उसकी पहुंच में होता तो वह उसे अपने हृदय से धन्यवाद देती। जब वह सम्राट के दरबार में पहुंची तो फेटफ्रोनस सभी की नज़रों में एक युवा व्यक्ति की तरह दिखाई देने लगा था, और यहाँ तक कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की मां को भी अब अपने संदेह दूर हो गए होंगे। उसने अपने अंगरखे से फूलदान निकाला और सम्राट के सामने रखते हुए कहा, महान सम्राट, जय हो। मैंने ये कार्य भी पूरा कर लिया है, और मुझे आशा है कि यह आपके द्वारा मेरे लिए दिया गया अंतिम कार्य है। अब किसी और को अपनी बारी लेने दें। मैं संतुष्ट हूँ, फेटफ्रोनस, सम्राट ने उत्तर दिया, और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम ही मेरे सिंहासन पर बैठोगे, क्योंकि मेरे बाद आने वाला अभी कोई बेटा नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बेटा दिया जाता है और मेरी सबसे प्रिय इच्छा पूरी हो जाती है, तो तुम उसका दाहिना हाथ बनोगे और अपनी सलाह से उसका मार्गदर्शन करोगे। लेकिन यद्यपि सम्राट संतुष्ट था, इलियाने संतुष्ट नहीं थी, और उसने सम्राट से उन खतरों का बदला लेने का निश्चय किया जिनके कारण फेटफ्रोनस भाग गया था। और पवित्र जल के कलश के लिए उसने सोचा कि सामान्य शिष्टाचार के अनुसार उसके प्रेमी को इसे स्वयं लाना चाहिए था, जो वह बिना किसी जोखिम के कर सकता था। इसलिए उसने बड़े स्नानगृह को अपनी घोड़ियों के दूध से भरने का आदेश दिया और सम्राट से विनती की कि वो स्वयं सफ़ेद वस्त्र पहने और उसके साथ स्नानगृह में प्रवेश करे, एक निमंत्रण जिसे उसने खुशी से स्वीकार किया। फिर जब दोनों दूध के साथ खड़े थे, उनकी गर्दन तक पहुंच रहा था, उसने घोड़े को बुलाया जिसने सूर्य के प्रकाश से लड़ाई की थी, और उसे एक गुप्त संकेत दिया। घोड़ा समझ गया कि उसे क्या करना है, और एक नथुने से उसने इलियाने पर ताज़ी हवा फूंकी, और दूसरे से उसने एक जलती हुई हवा सूंघी जिसने सम्राट को जहां वह खड़ा था सिकोड़ दिया, केवल राख का एक छोटा सा ढेर छोड़ दिया। उसकी अजीब मौत, जिसे कोई भी समझा नहीं सका, ने पूरे देश में सनसनी मचा दी, और उसके लोगों ने उसका जो अंतिम संस्कार किया वह अब तक का सबसे शानदार अंतिम संस्कार था। जब ये खत्म हो गया तो इलियाने ने फेटफ्रोनस को अपने सामने बुलाया और उससे इस तरह कहा, फेटफ्रोनस, तुम ही हो जो मुझे लाए हो और मेरी जान बचाई है और मेरी इच्छाओं का पालन किया है। तुम ही हो जिसने मुझे मेरा स्टड वापस दिया। तुम ही हो जिसने उस जीनियस को और उसकी मां को मार डाला। तुम ही हो जिसने मुझे पवित्र जल दिया। और तुम ही हो, और कोई नहीं, मेरे पति होगे। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, युवक ने लगभग उतनी ही नर्म आवाज में कहा जितनी तब थी जब वह राजकुमारी था। लेकिन ये जान लो कि हमारे घर में मुर्गा ही गाएगा, मुर्गी नहीं।